कहते हैं किसी भी इंसान को जानना और पहचानना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हम किसी को जानते हुए भी उनकी असलियत पहचानने का प्रयास नहीं करते। किसी पर शक? सर विजय त्यागी सर हमारा पति था, 4 साल पहले हम अलग हो गए। वो हो सकता है सर। हमारी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। अक्सर हम इंसान की सूरत को देखकर उसकी सीरत की परख को नजरअंदाज कर बैठते हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा टेम्पो, हमारा काम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कई बार इस बेखबरी की एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और फिर तितली ने राजकुमारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो राजकुमारी ने बोला, दिया। और कुछ चाहिए का? नहीं माँ, कितना खाएंगे वो? लड़के वाले हैं वो लोग। माँ, बिना मतलब के कितना परेशान होते हो? इतना सब कुछ तो है और आप हलवा भी बना रहे हो। अब परेशान मत हो। अच्छा, मैं आते हुए कोल्ड ड्रिंक ले आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे दियो, हमें तो ना बहुत फिक्र हो रही है, सब कुछ कैसे होगा। अरे मेघा। हाँ माँ। पूरा दिन ये फोन पे रहती है, आकर मेरी मदद करा जा अंदर। अरे दीदी, रीमा दीदी, क्या हुआ छोटू? टेम्पो बाहर नहीं है, लगता है चोरी हो गया। टेम्पो नहीं है माँ। मेरा टेम्पो। दादा, टेम्पो देखा क्या रीमा का? ए भैया, रीमा का टेम्पो देखा का? दीदी, टेम्पो देखा का रीमा का? भाभी, भाभी आपने टेम्पो देखा का? यही था। मेरा टेम्पो कहाँ गया? भैया, औरतों को ना बहुत सारी चीजें गुम करते देखा वो छोटी छोटी। मैडम ने तो पूरा का पूरा टेम्पो ही गुम कर दिया। वाह, कमाल करती हो भाई। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जानते हो ना कितना मर मर के लिया था मैंने वो टेम्पो? सच बता रहा विजय, कहीं तुमने मेरा क्या हमारे पति पर आरोप लगाओगी? हमारा पति कोई चोर नहीं है, अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हारे पति को। ठीक है, पहले तो छोड़ दी और अब हम दोनों को साथ में देखकर जलती हैं महारानी। छोड़ो रीमा, घर में शादी है, छोड़ो। सर, वो हमारा टेम्पो चोरी हो गया सर। लाली टेम्पो वाली कहते हैं ना आपको? हाँ सर, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। टेम्पो ढूंढ दीजिए हमारा। आप शांत हो जाइए, हम लोग कुछ करते हैं। डिटेल्स लो और इंक्वायरी। अब बैठिए। आइए। आखिरी बार कब देखा था आपने टेम्पो? सर, कल रात को डिलीवरी करके आए। बस 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 टाइम पे आ जाना कल। किसी पर शक या फिर दुश्मनी? सर विजय त्यागी सर हमारा पति था, 4 साल पहले हम अलग हो गए। हमारी जिंदगी खराब हो गई तुमसे शादी करके। बहुत चलता था सर हमसे। वो हो सकता है सर। दीदी, वो अशोक भी तो हो सकता है। हाँ सर, वो जहाँ सामान डिलीवर करने जाते हैं ना, वहीं पे ही काम करता था। बहुत बार बदतमीजी की उसने हमारे साथ, हमने उसकी कंप्लेंट भी की थी। अशोक जी, क्या था ये? आ रहे थे, थोड़ा टच हो गया। अपनी हद में रहो तुम अशोक, हम बता रहे हैं तुम्हें। अशोक, तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, निकल जाओ तुम यहाँ से। आपने कहा कि आपने कल रात को लास्ट टाइम टेम्पो देखा। हाँ सर, सुबह उठ के देखा तो टेम्पो गायब सर। अब फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। रीमा को मालूम था कि आज हम यहाँ शगुन लेके आ रहे हैं? हाँ हाँ, उसे मालूम था कि आप लोग शगुन लेकर आ रहे हैं, पर क्या करे, सारा काम टेम्पो पे ही है ना। शादी तो अब तक हुई नहीं है और अभी से ही काम बीच में आ गया। मेरे होनहार बेटे के पीछे काफी सारी लड़कियां लाइन लगा के खड़ी है, पर वो है कि आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। वो एक बच्चे की माँ भी है, डाइवोर्सी होकर टेम्पो चलाती है। माँ, हमने कहा ना हमें इसके बारे में दोबारा बात नहीं करनी है। सॉरी सॉरी। तुषार, हम पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। क्यों? आज मेरा टेम्पो चोरी हो गया। चलो, अच्छा ही हो गया, बला टल गई, वरना शादी के बाद तो तुम टेम्पो ही चलाती। माँ जी, आप ऐसे?
शादी हुई नहीं है अब तक। माँ जी बाद में कहना। सर टायर के निशान। उस तरफ जा रहे हैं, पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। अच्छा, टेम्पो हमेशा यहीं पार्क होता था? हाँ सर, हमेशा यही पार्क होता था, बहुत जगह घेरता था, लेकिन बेचारी रीमा ने बहुत मेहनत की है, पूरा घर उसकी वजह से चलता है, इसलिए हमने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है सर, जब वो टेम्पो आया ना तब रीमा और उसके परिवार के कुछ हालत अच्छे हुए, थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए तो आसपास के लोगों को जलन होने लगी। लेकिन सर सबसे ज्यादा अगर किसी को जलन होती थी ना तो वो उसका पहला पति विजू और उसकी पत्नी पूजा, ये तो सबसे ज्यादा जलते थे सर। बड़ा खटकता था ना उसका टेम्पो, और तुम तो उससे गुस्सा भी थे, इसलिए चुराया होगा उसका टेम्पो। अरे कैसा गुस्सा साहब, हम अपनी जिंदगी में एकदम खुश हैं, हम क्यों उसका टेम्पो चुराएंगे। कल रात कहाँ थी आप? घर पे ही थे साहब। बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको रीमा पे? हमको ना बात ही नहीं करनी, ना विजू के बारे में और ना ही उस रीमा के बारे में। तलाक के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी में घुसे रहते थे वो दोनों। आपकी सेवा में अगर कोई कमी हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रहे, शादी के दिन आपकी बेटी ठीक समय पर मंडप में पहुंच जाए, वरना उस दिन भी वो आ जाएगी रीमा टाइम पे, ऐसे भी वो कभी लेट नहीं होती। आप लोग चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर। तुषार, अगर टेम्पो नहीं मिला तो ये सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी तुषार, और ऊपर से ये शादी। रीमा बस अब, माँ के सामने हम कुछ नहीं बोले, लेकिन वो कह तो सही रही थी ना। तुषार, बाकियों का छोड़ो, तुम तो जानते हो ना ये टेम्पो है तो मैं हूँ। वो सब हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि हमारी शादी, हमारा परिवार इस सबसे बढ़ के है। और अगर अब भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम तुषार, तुषार हमारी बात सुनो। मर्दों के बीच में काम करेगी और शायद इतना ऐंठ में रहेगी। कहीं भी काम करे तुझे इससे क्या? तुझे तो छेड़ने का लाइसेंस किसने दिया? देख अशोक, अगर मुझे पता चला कि टेम्पो के गायब होने में तेरा कनेक्शन है तो तेरी ऐसी धुलाई करूंगा ना, दोबारा कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा। हम कहे ना सर, हमको कुछ नहीं मालूम है उस ट्रक के बारे, टेम्पो के बारे में सर। ठीक है, चलो। ऐसा कोई टेम्पो देखा जिसके ऊपर लाली टेम्पो लिखा हुआ? नहीं सर, ऐसा अगर हमने देखा होता तो हमें याद होता। सर क्या ये? जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ठीक है सर। कहाँ से चोरी किया ये? नहीं सर, हम चोरी काहे करेंगे? क्या ये? क्या ये? बोल, कहाँ से चोरी किया? बोलता है या सर? नंबर प्लेट, ये रीमा का ही टेम्पो है सर। माफ कर दो साहब, हमें नहीं पता था कि ये चोरी का है। बोल, किसने दिया टेम्पो? किसने दिया है टेम्पो? बोल, किसने दिया? चांस दिया था ना तुझे। क्यों बोला झूठ? तब वो बहुत ढूंढने लग गई थी अपने टेम्पो को लेकर। जब जब उसको टेम्पो चलाते देखते थे ना, हमें बड़ा गुस्सा आता था। रात को टेम्पो पार करके गई, हमने मौका देखकर टेम्पो चुरा लिया, फिर जाके वो पप्पू गैराज वाले को बेच दिया सर। अरे साहब, उसकी उड़ान को रोकना बहुत जरूरी था। वो सोचती थी वो जिंदगी में बहुत आगे निकल गई है, इसलिए साहब वो हमारे पास लौटकर वापस नहीं आई। फिर भी तूने दूसरी शादी तो की ना? वो तो डिवोर्स के 4 साल बाद की, और उसने हमारा नाम खराब कर दिया था साहब। वो सबको कहती रहती थी कि हम उसको मारते पीटते। तो नहीं मारता, झूठ बोलती थी वो। तेरे जैसे लोग ही मर्द जात पर धब्बा है। भाई करो। अरे नहीं साहब, अरे साहब हमने अपनी गलती मान तो ली साहब। अब तो वो टेम्पो भी वापस मिल गया उसको, और हम माफी मांगते अपनी गलती की साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब। माँ, मेरा टेम्पो
पर आप जानते नहीं आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। आगे से ध्यान रखिएगा अपने टेम्पो का। चलो चलो, शुक्र है भगवान का, अब तो शादी होगी ना इसी हफ्ते। ये छोटा सा टेम्पो वो तिनका था जिसने वाकई रीमा को डूबने से बचाया था। पति से तलाक के बाद मुश्किल से प्राप्त हुए इस टेम्पो और उस पर निर्भर व्यापार ने ही रीमा और उसके परिवार को संभाला था। टेम्पो के मिलते ही रीमा का जीवन फिर से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगा। नाचे तुम लोग, नाचे। देखा, रीमा अब तक नहीं आई, उसका फोन भी बंद आ रहा है। माँ, छोटू गया है ना, आ जाएंगे, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, चलो। हाँ, तुम जाओ। तिवारी, पूरी जगह सील करो। अपने आदमियों के अलावा और कोई आना नहीं चाहिए और आसपास छानबीन करो, देखो क्या मिलता है। काल, तेरे तो लाली टेम्पो वाली है। रीमा, सर वो हमारा टेम्पो चोरी हो गया सर। बॉडी पर बहुत सारे वार किए गए तिवारी, और देखकर लग रहा है कि 1-2 बार नहीं बल्कि 30-35 बार वार किया गया। गर्दन पर भी कुछ निशान है। ये देखिए सर, खून का निशान। तिवारी, नाखून के पीछे सूखा खून, सैंपल लो और जिसने हमें फोन किया उससे बात करो, देखो क्या बता। एक मेहनती माँ, एक निस्वार्थ बेटी और एक जुझारू महिला जिसने कई मुश्किलें ला एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में संघर्ष किया और अकेले अपने परिवार के विकास की बागडोर संभाली। कई अड़चनों के बाद अब उसके प्रयास रंग लाने वाले थे। दोबारा उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी मेहंदी का रंग गहरा होता, उसे खून से रंग दिया गया। रीमा की इस खौफनाक हत्या ने पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी की। क्या इस हत्या के पीछे कोई निजी दुश्मनी थी या फिर कोई व्यवसायिक घृणा? क्या रीमा की सफलता ही उसकी हत्या का कारण बनी? छोटू, आप क्या हुआ छोटू? एक बुरी खबर है। सारी डिलीवरीज करने के बाद रीमा 7 बजे फैक्ट्री से बाहर निकलती। आमतौर पर 7:30 बजे से घर पहुंच जाना चाहिए। और ठीक उसी दिन उसका असिस्टेंट छोटू उसके साथ नहीं था। और सर, हत्या का टाइम भी 7 बजे से 8:30 बजे के बीच था। वो रीमा का पहला पति विजय, जिसने उसका टेम्पो चुराया था। लेकिन सर, अशोक भी तो हो सकता है। अशोक की नौकरी गई थी रीमा की वजह से और वो काफी गुस्सा भी था रीमा पर। उसके बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही पता चलेगा। विजय और अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, पता करो वो उस वक्त कहाँ थे। सर, ये विजय के बारे में तो हमें पता है। रीमा की किसी और से कोई दुश्मनी? पता नहीं साहब, किसकी इतनी दुश्मनी होगी मेरी बेटी के साथ जो इतनी बेरहमी से उसे मार दिया। इतनी मेहनत के बाद उसके जीवन में खुशी आने वाली थी और ऊपर से ये। अच्छा, ये मर्डर वाले दिन छोटू रीमा के साथ क्यों नहीं था? हमेशा तो उसी के साथ होता है ना। मेरी वजह से साहब, मैं ही हमेशा चिक चिक करती रहती थी कि वो शादी की तैयारी में वो मेरी मदद करे। इसलिए 2 दिन से मैंने छोटू को घर में रुका के रखा था और 2 दिन से वो ही टेम्पो चला रही थी साहब। अगर छोटू उसके साथ होता, आज उसके साथ ऐसा नहीं होता साहब। मेरी दीवा जेल गए, मार खाई, इसीलिए हमारा शक तुम्हारे ऊपर है। हो सकता है कि यही भड़ास निकालने के लिए तुमने रीमा को मार दिया हो। अरे नहीं साहब, हम अपनी माँ की कसम खाते हैं, हम उसके आसपास भी नहीं आए। कल रात कहाँ थे तुम? घर पे ही थे। तुम काहे कुछ नहीं बोल रही? हाँ हाँ साहब, ये घर पर ही थे। पुलिस से सच छुपाना अपराध है, जानती है ना आप? जानते हैं साहब, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे और ना ही कुछ छुपा रहे हैं। ये घर पर ही थे। और साहब, आप हमेशा आके हमें क्यों पकड़ते हैं? उसके और भी तो दुश्मन थे। वो उसके फैक्ट्री में, जिस घर में उसकी शादी होने वाली, उस घर में उसके खुद के घर वाले। अरे साहब, आप उन सब लोगों से जाके पूछताछ करिए ना। चलो।
हमें दीदी के साथ होना चाहिए था। अगर हम दीदी के साथ होते तो बेकार में ये शादी के कार्ड के चक्कर में। दीदी बहुत अच्छी थी। किसी पर शक है तुम्हें? हाँ साहब, वो अशोक पे, हमें उसी पर शक है साहब। जब दीदी ने नौकरी से उसे निकलवाया था ना, तब से वो दीदी पे बहुत गुस्सा है। सर पिछली बार भी आप हम पर आरोप लगाए थे, क्या हुआ? वो विजय चोर निकल गया ना सर। सर क्या है आप हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? शुक्र कर कि अभी तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने तरीके से पूछताछ की ना तो सारी की सारी अंग्रेजी फटाफट बाहर निकलेगी। अब बोल, कल रात कहाँ था तू? घर के आसपास सर। घर के आसपास कहाँ? घर में सर। ठीक है, जब तक गांव से निकलने को ना कहा जाए बाहर मत निकलना और बुलाने पे थाने आना, समझा? परिवार तो सर पूरा मिलकर रहता था। हाँ, कभी कभी मेघा की वजह से कुछ कहासुनी होती थी। वो सर मेघा रीमा की छोटी बहन है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। हमेशा अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती थी। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? सर वो पास वाले मोहल्ले में रहता है। रीमा ना मेघा को विदेश भेजने वाली थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसे कहाँ पढ़ाई करनी थी, उसे तो हमेशा उस लड़के के साथ घूमना था। ऐसा कुछ नहीं है साहब, गांव के लोग सिर्फ बातें करते हैं। मुझे तो लगता है विजू ने मरवाया होगा रीमा को, नहीं तो उसकी बीवी ने। सर जी आप बिलीव नहीं करोगे, डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो पैकिंग और सीलिंग का काम करती थी और वो भी वहाँ असिस्टेंट थी, लेकिन उसका मेहनत और दिमाग। सर छोटे सामान की डिलीवरी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सर हमने एक आइडिया सोचा है। हम एक टेम्पो लेने वाले हैं छोटा, तो आसपास का जो भी सामान है उसकी डिलीवरी हम ही कर दिया करेंगे। हमें भी फायदा होगा, आपका सामान भी तुरंत पहुंच जाएगा और गोदाम भरा हुआ भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं सर? लेकिन मुझे बताओ कि तुम टेम्पो कैसे खरीदोगी? कुछ गहने हैं हमारे पास, वो बेच रहे हैं। बाकी सर हम लोन ले लेंगे। और देखिए ना, पेपर्स भी तैयार हो गए, हमारा लोन पास हो गया है सर। अब थोड़ा थोड़ा कमाकर ये भी चुकता कर देंगे। गुड। रीमा के बारे में क्या बताएं सर? रीमा तो बहुत अच्छी थी, वो तो सबकी मदद करती थी। सरला दीदी, मिठाई ये सुनती है, हमारी शादी पक्की हो गई है। गुप्ता जी, मेरी शादी पक्की हो गई। गुड, वेरी गुड। अब तो काफी टाइम से फैक्ट्री में है ना? जी, सब अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ। फैक्ट्री में किसी की कोई दुश्मनी रीमा से? फैक्ट्री में तो नहीं, लेकिन 2 दिन पहले बहुत जोर से झगड़ रहे थे दोनों। कौन? सीमा और उसका मंगेतर तुषार। मैं उस दिन गोडाउन बंद करके जा रहा था, तभी। 2 दिन रह गए हमारी शादी को, सिर्फ 2 दिन। शादी वाले दिन भी टेम्पो चलाती रहोगी क्या? तुषार, हम मर मर के यहाँ पे पहुंचे और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा टेम्पो, हमारा काम हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और आज तक तो तुम्हें हमारी यही बात बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? तब की बात और थी रीमा, तब हमारी शादी नहीं होने वाली थी। वैसे भी माँ को तुम्हारा टेम्पो चलाना पसंद नहीं है। इस शादी के लिए माँ बाबूजी को कैसे मनाए ना हमें मालूम है। तो ये टेम्पो चलाते चलाते तुम क्या अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी हो? भाई कैसा लगता है? शर्म वरम नहीं आती तुमको? शर्म? हाँ, नहीं आती हमेशा, और तुम्हें बहुत शर्म आती है ना हम पर। तो ठीक, हमें नहीं करनी है शादी। मजाक चल रहेगा यहाँ पे। चलाते चलाते जबान भी बहुत चलाने लगी। समझ में आ जाएगा। रीमा, सामान की काउंटिंग हो गई है? जी सर। चलते हैं। तो जी आप भी आएगा शादी में? हाँ हाँ। हमने उस दिन बेकार में ही रीमा से पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। हमें क्या पता था कि उस दिन के बाद उससे कभी बात ही नहीं। मतलब झगड़ा हुआ था रीमा के साथ, उसके बाद कहाँ थे उस रात तुम? अब हम पे शक कर रहे हैं सर, हम रीमा को मार सकते हैं क्या? साहब, ये तो रीमा से बहुत प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है सब? तो फिर बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे उस रात तुम? घर आया था ये? घर ही आया होगा साहब, और कहाँ जाएगा? मतलब आपको भी ठीक से नहीं पता? कहाँ थे उस रात तुम? कहाँ थे उस रात तुम? हम बाहर में थे, पास में ही है, जाते हैं कभी कभी वहाँ। तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, ट्रायंगुलेट करके देख। सर, रीमा का पहला पति विजय, अशोक जिसकी नौकरी रीमा की वजह से गई थी, और उसका होने वाला पति तुषार। तीनों सस्पेक्ट्स पर नजर रखनी होगी। सर कपल्स के बीच में तो सब आम बात है। आपको क्या लगता है कि तुषार को इतना गुस्सा आया होगा कि उसने रीमा को? आखिर तुषार की तलाकशुदा औरत जो कि एक बच्चे की माँ है, तो शादी करना चाहता था। सर ठीक है, तुम जाओ। सर, नो सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब रेप नहीं हुआ। पता कितनी बार चाकू से वार किया गया बॉडी?
46 46 बार। सर चाकू के बारे में कुछ? गांव की फोरेंसिक जांच हो रही है, जल्दी पता लग जाएगा किस टाइप का चाकू था। मतलब रीमा के नाखून से जो ब्लड मिला था और उसके गले पर दांत का निशान, वो इन तीनों सस्पेक्ट के साथ मैच करने होंगे। इन तीनों के डेंटल और ब्लड सैंपल्स मंगवाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, जो जो आपने पूछा हमने बताया ना। अब अभी दांत वांत का क्या चक्कर है? सर जो सैंपल लेना है ले लो सर, आंख का, कान का, दांत का, जो लेना है ले लो सर, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो सर। क्या दांत? डेंटल रिपोर्ट ने आते ही पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि रीमा के चेहरे पर पाए गए दांतों के निशान तीनों संदिग्धों में से किसी के दांतों से मेल नहीं खा रहे थे। क्या विजय, अशोक और तुषार तीनों बेगुनाह थे? कातिल कोई भी हो सकता था। पुलिस किसी को भी शक के घेरे से बाहर नहीं रख रही थी। पुलिस को अपनी जांच फिर से शुरू करनी पड़ी और अब उन्होंने उन सुरागों पर गौर किया जिन्हें पहले दरकिनार कर दिया गया था। सर कोई भी मैच नहीं है। ब्लड सैंपल? सर वो भी मैच नहीं हो रहा। और फोन ट्रायंगुलेशन? सर वो मैंने चेक किए हैं सर, उसके हिसाब से तीनों की लास्ट लोकेशन वहां की नहीं है जहां रीमा का खून हुआ। कुछ पड़ोसी ने रीमा की बहन मेघा के बारे में कुछ कहा? हाँ सर, मेघा को लेके घर में काफी झगड़े हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी मेघा की वजह से कुछ कहासुनी होती थी। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे। हमेशा अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती थी। पता करो कौन है। लेकिन सर एक और चीज हो सकती है, ये रीमा की सास भी रिश्ते से खुश नहीं थी, हो सकता है ये भी कनेक्टेड हो। और विजय की दूसरी बीवी? हमको ना बात ही नहीं करनी, ना विजय के बारे में और ना ही उस रीमा के बारे में। तलाक के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी में घुसे रहते थे वो दोनों। सर ये भी हो सकती है, बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छुपा रही। मतलब रीमा की बहन मेघा, होने वाली सास और विजय की दूसरी बीवी पूजा, इन तीनों को भी तोड़ना होगा। क्या प्रॉब्लम थी रीमा के साथ? क्या हमें? तुम्हारी और रीमा के बीच कुछ प्रॉब्लम थी ना? नहीं नहीं सर, दीदी और मेरे बीच तो सब ठीक चल रहा था। साहब रीमा इसे विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी। वीजा अपॉइंटमेंट की सारी तैयारी कर ली है ना? अरे मीगू, वीजा का काम हो गया? हाँ। कहाँ विदेश साहब, लड़कियों को शादी के बाद घर संभालना चाहिए, ये काम वाम करना शोभा नहीं देता साहब। लेकिन रीमा तो। हाँ साहब, रीमा की बात अलग थी, उस वक्त हमारे हालात नहीं थे, पर उसके बाद तो सब ठीक हो चुका था। मुझे भी उसका अब टेम्पो चलाना नहीं पसंद था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या नाम है उसका? अमन। माँ कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया, हम शादी करना चाहते हैं। और रीमा के रहते मेघा दूर चली जाती, फिर तो ये शादी वादी ये सब तो हो ही नहीं पाता, इसीलिए मार दिया ना रीमा को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे जेल थोड़ी ना जाना है। गुस्सा तो आया था लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं सर। रीमा दीदी तो मेघा की बड़ी बहन है, आज तक उन्होंने ही सब कुछ संभाला है, सारे फैसले उन्हीं के होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। चलो। सर मेघा और उसका बॉयफ्रेंड अमर, ये दोनों ही हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे। नजर रखो दोनों पर। सर ऑलरेडी एक कांस्टेबल सिविल में तैनात है उनके ऊपर। गुड, एक काम करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड मंगाओ, साथ में रीमा की होने वाली सास को। तो ये रहे सभी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर एक नई बात सामने आई। क्या? ये देखिए। लेकर आओ अभी। क्या? क्यों पूजा, तुम रीमा के इतने करीब थी, हमें तो पता ही नहीं। क्या मतलब है साहब? साहब हमारा तो उसकी शक्ल देखते ही दिन खराब हो जाता था, हम उसके करीब नहीं थे। करीब मतलब वो वाला करीब नहीं, करीब मतलब एकदम पास, मतलब उसी जगह पर जहां वो मरी। नहीं नहीं साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहे हैं जो इसमें लिखा है, ये तुम्हारे फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। इसके हिसाब से आप उस रात वहीं थी जहां रीमा का खून हुआ। बोलिए थी या नहीं? थी या नहीं? एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, हम मार्केट से घर जा रहे थे और रास्ते में हमने रीमा का टेम्पो खड़ा देखा, हमको और गुस्सा आ गया। वैसे भी साहब हम बहुत दिनों से उससे बात करना चाह ही रहे थे, उसको 2 तमाचा लगाए और कहे कि हमारे पति से दूर रहे। लेकिन साहब। लेकिन क्या? लेकिन साहब जब हम टेम्पो के पीछे पहुंचे तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान, वो वहां तड़प रही थी और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर आ गई। हमें क्या मालूम था साहब, हमारा दिमाग तो ऐसे काम नहीं कर रहा था साहब। हम बहुत डर गए थे, हमको लगा सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, हम वहां से भाग गए साहब।
सर पूजा कहीं झूठ तो नहीं बोल रही? लगता तो नहीं है तिवारी, और अगर उसने मर्डर किया होता तो हमें क्यों बताती कि रीमा उस वक्त जिंदा थी जब वो वहां पहुंची। खैर, अभी उसे कुछ देर और अंदर रखो, देखो क्या गलती है। सर ये इन्फॉर्मेशन जो आपने मंगवाई थी। ठीक है, तुम जाओ। सर मेघा, उसके बॉयफ्रेंड अमर और पूजा की होने वाली सास के बैंक अकाउंट और फोन डिटेल चेक करो। तिवारी, ये देखो, मेघा के अकाउंट से अमन के अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया गया। रीमा की बहन मेघा, और ये तो कुछ खास पैसे भी नहीं कमाती है। और सर ये देखिए, सेम अमाउंट का ट्रांसफर जीके हैप्पी हॉलीडेज कंपनी के नाम पे किया गया। महंगा पैकेज लगा, काफी बड़ा अमाउंट। देख अमन, अब सच सच बता दे, क्योंकि तेरी बैंक डिटेल्स हमारे पास है। क्यों पैसे लिए थे मेघा से और क्यों ट्रांसफर किए थे हॉलीडेज कंपनी को? मैं 11 था ना? नहीं बोलेगा, मैं बोल। रीमा ने इतनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके मेघा के लिए जो ऑस्ट्रेलिया का टिकट लिया था, उसे मेघा ने कैंसिल किया, रिफंड लिया और तेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्यों? देख, कमरे में मुझे बोलने से ज्यादा दूसरों से सच उगलवाने की आदत। अब अगर तू नहीं बोला ना तो हमारा डंडा तुझ उगलवाएगा। ला। सर चंडीगढ़ और कसौली के लिए पैकेज बुक किया था 2 लोगों के लिए। चंडीगढ़ भागने का प्लान था? नहीं सर, प्लान ऐसा था ताकि सबको लगे कि हम चंडीगढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग गोवा भागने वाले थे। वहां मेरा एक दोस्त है, वो मदद करने वाला था और फिर हम वही शादी करके सेटल होने वाले थे। क्या करते सर, रीमा दीदी हम दोनों को अलग करना चाहती थी। मेघा ने रीमा दीदी को समझाने की कोशिश भी की थी। हमें नहीं जाना है दीदी, हमें सिर्फ अमन से शादी करनी है बस। देख मेघू, लाइफ में कुछ बन जा, कुछ कर ले, फिर कर लेना शादी। और इसीलिए रीमा को रास्ते से हटाने के लिए तूने मार दिया, ताकि तुम दोनों आसानी से शादी कर सको। अगर मारना ही होता ना तो कब का मार दिया होता। इस तरह प्लान बनाकर भागने की कोशिश नहीं करते सर। लेकिन जब रीमा को तुम्हारे भागने के प्लान का पता चल गया था, तब तो कोई और चारा नहीं बचा था ना तुम्हारे पास। उनको पता नहीं चला सर, हमने सब छुपा कर रखा था। और जो छुपा कर रखा है ना, वो भी धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। फिलहाल जाने दे रहा हूँ, लेकिन गांव छोड़कर जाने की कोशिश मत करो, समझा? ठीक है सर। सबकी अपनी अपनी कहानी थी और पुलिस को इन बयानों में कोई कमियां नहीं मिली। उनके सारे अनुमान गलत साबित हो रहे थे और इसी बीच अचानक एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे पीना खाना। एक बार, ये तो बीमार हो जाओगी ना बेटा। हाँ। नानी की बात सुनोगी ना तुम? माँ! क्या हुआ? फिर से हुई। तीनों कार्ड्स पे केवल रीमा का नाम है और कुछ भी नहीं। आपने छुआ था इन बुकेस को? उन दोनों को छुआ है, पर इसे हमने नहीं छुआ। जैसे ही वहां देखा वैसे ही आपको फोन करके बुला लिया। अच्छा, आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले हमें लगा कि कोई अपना दुख जताने के लिए रख रहा है, लेकिन ये तीसरी बार हुआ है। हाल नजर रखो, लेकिन होशियारी से। यस सर। फूलों के इन गुलदस्तों ने इस केस को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने हत्यारे को धर दबोचने की पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन अपराधी शातिर भी था और पुलिस से एक कदम आगे भी। ना कोई गुलदस्ता मिला, ना गुलदस्ता रखने वाला, और तो और उन गुलदस्तों पर उंगलियों के निशान तक नहीं मिले। इससे पहले कि पुलिस इस केस के हर पहलू की फिर से जांच शुरू करती, एक अपराध और हुआ। सर, एक ही फैक्ट्री से जुड़ी 2 मौत। सुसाइड लग रहा है सर, कलाई भी कटी हुई। ध्यान से देखो, अगर कोई सुसाइड करेगा तो ऐसा क्यों करे? सर, हो सकता है कि एंड मोमेंट पे पछतावा हुआ। इसका नाम क्या है? धनराज है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मामला अब एक पेचीदा मोड़ ले चुका था। लेकिन सर, अगर मर्डर होता तो हाथापाई भी हुई होती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धनराज की बॉडी में अल्कोहल पाया गया, मतलब वो शराब के नशे में था। हो सकता है हाथापाई की नौबत ही ना आई। सर, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि धनराज ने ही रीमा को मारा, फिर उसे पछतावा हुआ, उसने उसके यहाँ फूल भी भेजे थे, पछतावा बढ़ता गया और फिर एंड में सुसाइड। तो उल्टी कहानी। हो सकता है कि धनराज को पता था, या शायद पता चल गया हो कि रीमा को किसने मारा। उसने मर्डरर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मर्डरर ने उसे भी मार दिया और फिर ये सुसाइड का नाटक रचा। धनराज ने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ से ही खून रोकने की कोशिश भी की। लेकिन सर, आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि लास्ट मिनट पर मन बदलने के कारण उसने ऐसा किया, लेकिन हो सकता है वो वाकई में जीना चाहता था।
हो सकता है किसी ने उसकी कलाई काटी हो और अपनी जान बचाने के लिए उसने हाथ से खून रोकने की कोशिश की हो। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। धनराज का बैकग्राउंड चेक करवाओ, पता करो कुछ ऐसा मिलता है क्या जिसके कारण उसने सुसाइड किया। ये भी पता करो कि कहीं उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। मुझे लग रहा है कि ये दोनों वारदातें कनेक्टेड, इसलिए फैक्ट्री के सारे वर्कर्स की डिटेल्स निकाल कुछ तो जरूर मिलेगा। राइट सर। ये आपकी कंपनी का अटेंडेंस रजिस्टर है ना जी। धनंजय की मौत की जांच करते हुए हमारे सामने आया। इसके मुताबिक रीमा पिछले 20 महीनों से गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी। फिर ये बीच में एक सप्ताह का गैप कैसा? वो एक सप्ताह के लिए छुट्टी पे थी क्या? मिसेस शर्मा ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, जो 1 हफ्ते के बाद शर्मा साहब ने वापस उनको दे दी, तो इसलिए ये गैप है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया था? पता नहीं, लेकिन केबिन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एक महीने हो गए, उस बात का इससे क्या लेना देना? क्यों हुआ था झगड़ा? किस बात पर? आपका रीमा के साथ अफेयर और आपको शक था इन पर? अफेयर? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर भी गुस्सा तो था आपको उसके ऊपर। सर, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने रीमा का? अरे नहीं सर, मैं मर्डरर नहीं हूँ। वो बात अलग है कि मैं उससे थोड़ा जल्दी जरूर थी, क्योंकि जब फैक्ट्री आओ सब उसी की वाहवाही करते थे। यहाँ तक गांव के अखबार में इन्होंने उसी का इंटरव्यू दिया। जब खिड़की खोलो तो सामने रीमा का लाली टेम्पो, जहाँ देखो वहाँ रीमा। जैसे कि इस धरती पे उससे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। यहाँ तक मेरे पति भी। और सर, बात सिर्फ अफेयर की होती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, पर इन्होंने जो इज्जत उसे दी थी, उस पित्ती भरती लड़की को, मुझे बर्दाश्त नहीं होता था सर। कभी इन्होंने उतनी इज्जत मेरी भी नहीं। इसी वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मगर 1 हफ्ते बाद ये उसे फिर से ले आए। बस यही बात थी सर, और कोई नहीं। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा उसे। ये मिसेस शर्मा के फोन रिकॉर्ड, ना तो वो रीमा के टच में थी और ना ही ऐसे किसी के जिसने रीमा को मारा हो। फिर भी नजर रखो। हेलो, ओके, ठीक है, आप भेज दीजिए, थैंक यू। सर, फॉरेंसिक से मिस्टर राव का फोन था, उन्होंने उस हथियार का प्रोफाइल तैयार कर लिया है जिससे रीमा को मारा गया था, भेज रहे हैं। लेट्स होप कि इससे कुछ हिंट मिले। मेरे तो एग्जैक्टली उसी टाइप का चाकू जिससे धनराज की कलाई काटी गई। आई मीन वो नहीं, लेकिन उसी टाइप का। और ये जो पीछे की तरफ पॉइंट, ऐसे चाकू अक्सर बॉक्स वगैरह काटने में यूज होते हैं। सर, इसका मतलब तो यह है कि मर्डर फैक्ट्री में से भी कोई एक हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री में ऑलमोस्ट सभी के पास ऐसा चाकू है। एग्जैक्टली सर। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? सर, कुछ 40 के आसपास आदमी और 20-22 औरतें। सबका डीएनए सैंपल और डेंटल सैंपल अरेंज करवाओ, सबके सबका। कोई ना कोई मैच जरूर मिलेगा। सर, इट्स इम्पॉसिबल। 40 लोगों के डेंटल सैंपल्स? सर, ऐसा थोड़ी ना। ऐसा ही होता है, और ऐसा ही मर्डर पकड़ा भी जाए। वैसे आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? कोई छुपा रहे हैं क्या? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमारी कंपनी का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। प्रोडक्शन से ज्यादा मर्डर का पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट कीजिए। सर, डीएनए एनालिसिस और डेंटल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है। 20 औरतों और 35 आदमियों के सैंपल्स लिए थे, लेकिन कोई मैच नहीं। 1 मिनट, फैक्ट्री में 40 आदमी काम करते हैं ना? तो बाकी के 5? हाँ सर, 5 लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। इन 5 के सैंपल्स भी अरेंज करवाओ, कोई डाउट छोड़ नहीं सकते। साहब, ये जो गुप्ता जी बाजू में रहते हैं, ये गांव गए ना? नहीं सर, वो तो कभी यहाँ से कहीं जाते ही नहीं थे साहब। हमने सुना उनकी बीवी काफी बीमार रहती है, उसी को देखने गए ना? बीवी? कौन सी बीवी? वो तो बैचलर इंसान है सर, उनकी तो शादी नहीं हुई है। हेलो सर, पड़ोसी से पता चला है कि गुप्ता की शादी नहीं हुई है, अकेला ही रहता है इसमें। तुम्हारी झूठ क्यों बोला होगा? कुछ तो गड़बड़। छानबीन करो इसके। पाल, देखो कुछ मिलता है क्या? सर। हेलो सर, ये गुप्ता तो पागल लगता है। सर, वो घर पे नहीं है,
लेकिन सर यहाँ पे हमें कुछ फोटोज मिले हैं, हर फोटो पे उसने रीमा का चेहरा लगा के रखा है। क्या? हाँ सर, और सर एक रुमाल मिला जिस पे आर लिखा हुआ है। तिवारी इसका बैकग्राउंड निकालो, आसपास सब जगह छानबीन करो और अच्छी तरह पूछताछ करो। पाल सामान उठाओ चलो। सर गुप्ता की सारी डिटेल्स आ गई हैं। अकेला ही रहता है। हैरानी की बात है कि फैक्ट्री में भी किसी को नहीं पता कि इसकी कोई फैमिली है। लेकिन सर एक बात और सामने आई है, इसने अपनी ऑफिस डेस्क में अपनी फैमिली की फोटो लगा रखी है, सारी की सारी झूठी है। मतलब अकेलेपन का शिकार। कुछ और मिला, फोन वगैरह कुछ? फोन नहीं मिला, मैंने उसकी ट्रायंगुलेशन रिक्वेस्ट भेज दी है, जल्दी उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ओके ठीक है सर, गुप्ता की लोकेशन ट्रेस हो गई है, लखनऊ के किसी गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है। मेरा एक खबरी उसके ऊपर तैनात है। तिवारी इससे पहले कि वो फिर से निकल जाए, हमें उस तक पहुंचना होगा जल्द से जल्द। जी क्या? घर से बहुत दूर हो गुप्ता जी। हाँ चलो, तुम्हारा असली परिवार तुम्हें याद कर रहा है। क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या ये? क्या ये? लेके चलो इसे। मैं कहाँ उसे मारना चाहता था, फिर उस रात तो इतनी उदास थी, तुषार से झगड़ा करने के बाद रो रही थी बेचारी। इतने साल अकेले मेहनत करके कुछ बनाया अपनी जिंदगी का मैंने, अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। सर एक झटके में सब कुछ छोड़, आज तक तो तुषार को इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया है सर। मत बदलो रीमा, तुम परफेक्ट हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है तुम्हें। ओ, लेट हो गया, मैं चलती हूँ। कैंसिल कर दो, शादी कैंसिल कर दो रीमा, और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बदलने के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगा, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरे बाप की उम्र क्या है आप? देखो एक चांस दे दो, सिर्फ एक चांस। छोड़ो मुझे, घर में बीमार बीवी है, 17 साल की बेटी है, शर्म आनी चाहिए आपको। कोई नहीं रीमा, सब झूठ है, तुम हो, सिर्फ तुम हो। घटिया इंसान, गिरे में इंसान हो सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तू है तुझ पे, तू। तुमने मुझे घटिया कहा, फिर मैंने उसकी लाश को उसी के टेम्पो में डालकर फैक्ट्री से दूर छोड़ दिया। और फिर धनराज ने तुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और तूने उसे भी मार दिया। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर पता नहीं ये सब कैसे। बंद करो ये रोना धोना और सुनो मेरी बात, हमको पैसे चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं तुमको, अगर पैसे नहीं मिले समझ लेना। पैसे दे भी देता तो वो शराब में उड़ाकर फिर और मांगने आ जाता, उसे तो रास्ते से हटाना ही था। लेकिन होशियारी के साथ रात फैक्ट्री में ही सोता था, दिन भर काम करता था और रात को शराब पी के सो जाता था। ये बात मैं जानता था, इसीलिए दो खून लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले गुप्ता जी। प्यार करता था मैं उससे, इज्जत करता था उसकी मौत के बाद फूल भेजता था उसके घर वालों को। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो पागलपन है, और इस पागलपन की बहुत बड़ी सजा मिलेगी, लंबी सजा। रीमा के इर्द गिर्द हर किसी को उससे कुछ ना कुछ चाहिए था। रीमा की मां को उससे पैसों की उम्मीद थी, भले ही इसके लिए रीमा अपनी जिंदगी ताक पर रखते। विजय को उससे प्यार नहीं बल्कि सिर्फ उस पर हक जताना था। तुषार रीमा की पहचान को तोड़ मरोड़ कर उसे अपनी पसंद के सांचे में ढालना चाहता था, और फिर ईर्ष्या के मारे मिसेस शर्मा जैसे कई लोग जो रीमा को असफल होते देखना चाहते थे, और आखिर में गुप्ता जिस पर रीमा को पाने का जुनून सवार था। ऐसा पागलपन जिसकी वजह से उसने रीमा को ही खत्म कर दिया। अगर वाकई में कोई था जो रीमा से निस्वार्थ प्यार करता था तो वो थी रीमा की बेटी तिया। असल में कई बदकिस्मत भारतीय महिलाओं की तरह रीमा भी अपनी ही सफलता का शिकार बनी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। आज के जमाने में इंसान किसी भी सूरत में अपने आप को मुकम्मल नहीं देखता, क्योंकि शायद सांसारिक सुखों ने उसे अंधा कर दिया है और एक ही छत के नीचे साथ दिखने वाले परिवार मीलों के दायरे पर रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बनकर। और तब घरेलू उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटती हैं। देखा गया है कि ये घरेलू हिंसा कई बार सिर्फ देखने में घरेलू होती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं। पुलिस के लिए भी ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, जहां आंखें कुछ देखती हैं पर सच शायद कुछ और होता है। आजी, आजी, सब वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। वो मुझे हमेशा तंग करती है। आज उसने मेरा हाथ भी काट दिया। आजी, आया काय करतेस? काय करतेस ना? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, काय करते? छोड़। आपके पोते की बीवी आपको क्यों मारना चाहती है? पता नहीं, लेकिन वो मुझे मारना चाहती है। उसने मेरा जीना ही हराम कर दिया है। ये देखिए, ये नाखून के खरोच है ना, वो भी उसी के हैं। आपकी फैमिली को नहीं पता कि आपके पोते की बीवी आपको परेशान करती है? आई मिस्टर प्रधान, आपकी मां ने आपकी बहू के खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। इनका कहना है कि इन्हें अपनी बहू नंदा प्रधान से उनकी जान का खतरा है। क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? सर, मुझे नहीं पता अच्छी मुझ पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है। मैं तो उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। उनके साथ इतनी गंदी हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये देखिए, उनकी कलाई कटी हुई है। मैंने नहीं काटी। तो फिर किसने काटी? वो आज सुबह जब मैं आरती लेकर आजी के कमरे में पहुंची तो आजी, लीजिए आरती ले लीजिए। अब तो बच के दिखा। इस वक्त तेरे मेरे अलावा घर में कोई नहीं होता है। इसका इल्जाम भी तेरे सर पे आएगा। देख, झूठ बोल रही है। तू मत हाथ का प्लस, ये मेरे जान के पीछे पड़ी है। क्यों झूठ बोल रही है? आप शांत हो जाइए, आप इन्हें अंदर लेके जाइए। क्या समझती क्या है अपने आप को? तुम शांत बसा। तो आपको लगता है कि हम आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे? मैं जानती हूँ आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर ये सच है। उन्होंने मेरे सामने ही। तो फिर ये भी बता दीजिए कि वो अपनी कलाई खुद क्यों काटेंगी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आजी ही बता सकती है, या फिर आई बाबा, कि वो अपने आप को इतनी चोट क्यों पहुंचा रही है। जिस चाकू से इनकी कलाई कटी, वो चाकू कहाँ है? वो तो मैंने उनसे छीनकर कमरे के बाहर रख दिया था। वो चाकू बरामद करो, फॉरेंसिक लैब में भेजो। चाहने जैसी कोई बात नहीं है सर। आई की उम्र हो गई है, और ऐसी उम्र में तो इंसान का दिमाग थोड़ा हिल ही जाता है। सर, आई शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की है। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू नंदा ने कुछ नहीं किया? सर, नंदा बहुत अच्छी लड़की है सर। वो आई को तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। सर, ये आई कोई मनगढ़ंत बातें बनाने की आदत हो गई है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मनोरमा जी का ये कहना कि उनकी बहू उनकी जान लेना चाहती है, उनकी बात बनाने का हिस्सा है? पर वो ऐसी बात बनाएंगी क्यों? सासू माई को तो
पहले से ही नंदा पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी मतलब सासू भाई ने मेरे बेटे प्रणव की शादी किसी और लड़की से तय की थी, लेकिन मेरे बेटे को प्रणव को नंदा पसंद आई तो हमने उसकी शादी नंदा से करवा दी। मैडम, नंदा बहुत ही सीधी साधी लड़की है, ती असं काहीच करू शकत नाही। मतलब हाथ काटना तो दूर की बात है, वो किसी से ऐसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। बेचारी नंदा वहिनी उनकी कितनी सेवा करती हैं। सुबह पूजा के फूल से लेकर रात में दूध देने तक सारे काम अपने हाथ से करती हैं। कभी पलट के जवाब भी नहीं देती। पता नहीं आज ही को क्या हो गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप लोगों के सामने दिखाने का रूप हो, वो अकेले में उन्हें परेशान करती हो। पर नंदा ऐसा क्यों करेगी सर? वो अच्छे घर की संस्कारी लड़की है सर। उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई, इस घर में उसे कोई तकलीफ भी नहीं है, खुश है वो। फिर वो आजी आजी आई का मजा आजी आज आपको दूध नहीं पीना है मत पियो, लेकिन उसको नीचे डाल दो। आई का मजा फेंका तू बाहर मुझे मालूम है तुम सब लोग इसके साथ हो, इसके लिए इसका साथ दे रहे हो। ये मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं नहीं मरूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। चल निकाल दे, बाहर निकाल। अब शांत बाहर निकाल इसको, मैं इसको मार डालूंगी इसको। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। शांत। देखा सर आपने, ये आज की बात नहीं है सर, ये हम कई दिनों से भुगत रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई की बढ़ती हुई उम्र का असर उनके दिमाग पर भी हो रहा है। अहो, शांत झालं ते आता। देखिए, अगर ये मामला दिमागी संतुलन बिगड़ने का है तो इन्हें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, और अगर ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस का है और आप फैमिली मेंबर्स में से कोई इसमें इन्वॉल्व है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। चलो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस चाकू से मनोरमा जी की कलाई कटी थी उस पर घर के सभी औरतों के उंगलियों के निशान हैं। सर, मुझे लगता है मनोरमा जी को हमारे नहीं किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। हमारे सामने उन्होंने अपने बहू पर कैंची तान दी। इससे तो यही लगता है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माने चाकू से वार हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। ये कुछ तो है ये प्रधान फैमिली जो हमसे छुपा रही है। मैडम, नंदा बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी बहू भगवान किस्मत वालों को ही देता है। मैडम, ती म्हातारे एक नंबरची खड़ूस बाई है। एक बार मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई तो मैं इसके घर पे मांगने चली गई। वो मुझसे ऐसे बर्ताव करने लगी कि मैं उसके घर पे कोई चोरी करने आई हूँ। मैडम, नंदा बहुत गुनी लड़की थी, पता नहीं उन कमीनों के पास कैसी पहुंच गई। सर, हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि नंदा बहुत ही नेक इंसान है, जबकि मनोरमा जी उम्र की वजह से सठिया गई है। वो सभी से झगड़ा करती रहती है, सब पे शक करती है। इसका मतलब प्रधान परिवार शायद सच बोल रहा है। हो सकता है ये उनका अंदर का आपसी मामला हो, लेकिन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला आगे चल के संगीन हो सकता है। मुंबई के माहिम में रहने वाले प्रधान परिवार की बुजुर्गवार मनोरमा प्रधान ने अपनी ही नात बहू नंदा के खिलाफ जान का खतरा होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूछताछ में कुछ और ही निकल कर आया। क्या वाकई इस बुजुर्ग महिला ने अपनी नात बहू को फंसाने के लिए खुद पर वार किया था? क्या वाकई ये हादसा घरेलू अनबन या फिर मानसिक असंतुलन की देन था, या फिर इसके गर्भ में कई और गुनाह पल रहे थे? तुम्हें एकदा बोलून बघा, इतना बड़ा घर है, इतने सारे पैसे हैं, मरते वक्त क्या आपने छाती पे लेके जाने वाली है क्या? वैसे भी बाद में सब आप ही का होने वाला है ना। अब जब आप मुसीबत में हो तो मांगने में हर्ज क्या है? एक बार बात तो कर लो। वो देती है क्या पैसे? थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए और ठीक से बात कीजिए। चलो। हाँ, आती हो। आई, तुमसे कुछ बात करनी है। पैसा छोड़ के जो बोलना है बोल, मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्या हुआ? इधर क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, वो आई बाबा से बात करने आई थी। आई बाबा अपने कमरे में नहीं है, आजी के कमरे में गए हैं।
एक नंबर के स्वार्थी हो तुम, इसीलिए पुलिस के सामने वो नंदा का साथ दिया तुम लोगों ने। तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। नंदा मेरे जान के पीछे पड़ी है, वो मेरी जान लेना चाहती है। अगर चाहने से ही सब कुछ हो जाता ना आई, तो अभी तक तो क्या अभी तक क्या? तू क्या डरा रहा है मुझे? तुमने एक नंबर के निकम्मे हो। तेरे जैसी औलाद ना भगवान किसी दुश्मन को भी ना देना तो चलता है। निकल मेरे कमरे से, निकल। निकल मेरे कमरे से, निकल। तो 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। 2-3 दिवस कैसे होगा सब? करना तो पड़ेगा ही ना, कोई और चारा है क्या हमारे पास? मैंने कुछ सोचा है, तुम आओ मेरे साथ। तेरा माल कब से लाके रखा हूँ, कभी उठाएगा तू? बस 1-2 दिन और रुक जाऊँ। हाँ, आखिरी 2 दिन देता हूँ तेरे को, समझा ना? आके 2 दिन बाद लेके जा। अबे मंगाया हुआ माल मेरे गले डाला ना, तो तू देखना मैं तेरा कैसे गला काटता हूँ। मनोरमा प्रधान की शिकायत में कितनी सच्चाई थी ये कहना मुश्किल था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस घर में सभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे या किसी न किसी वजह से उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। कारण कितने नैतिक या अनैतिक थे ये कहा नहीं जा सकता था। किस कारण मुग्धा अपने ही घर में चोरी कर रही थी? मनीष को पैसों की जरूरत किस लिए थी? इंतजाम करने का कौन सा तरीका ढूंढ लिया था सुरेश ने? समस्या सारी पैसों से जुड़ी हुई थी और पैसा सिर्फ आजी के पास था। पुलिस मामा, पुलिस तुम साहब किधर है? साहब मावशी काय झालं? वो मेरे पोते के बीवी ने मेरे को कितना मारा है, यहाँ काट डाला। मुझे साहब को घर लेके जाना है। पुलिस तुम्ही काळजी करू नका। साहब को किधर है? साहब मैंने आपको बताया था वो मेरे जान के पीछे पड़ी है। इस बार मेरा सर भी फोड़ा है। नंदा थोड़ी चटनी लेके आ, ऐसे नहीं मानेगी। क्या हुआ? अरे थोड़ी चटनी लेके आ। नहीं है चटनी, खत्म हो गई है। खत्म हो गई? कैसे? अरे चल मैं लेके आती हूँ, तू सुनेगी नहीं। हाँ? नहीं, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं। आप घबराइए मत, आपकी कंप्लेंट हमने दर्ज कर ली है। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप अभी घर जाइए। नहीं, मैं घर नहीं जाने वाले। वो मुझे मार डालेगी। आप मेरे साथ चल के उसको पकड़िए, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। मैं यही बैठी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। नंदा अभी नहीं बचेगी तू। साहब इसको पकड़ लो। इसने मेरा सर फोड़ा है, ये मेरी जान लेना चाहती है। इसको छोड़ना नहीं, इसने मुझे तंग किया है। आप प्लीज 2 मिनिट शांत रहेंगे? सासूबाई काय चालवले हे तुम्ही? पुन्हा आखिर प्रॉब्लेम क्या है आपको? अरे मुझे क्यों पूछ रही है? इसने मेरा सर फोड़ा, इसको पूछ। ये मेरी जान लेना चाहती है, सर फोड़ा इसने मेरा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्यों मारेगी वो तुम्हें, और क्या मिल जाएगा उसे तुम्हें मारकर? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? तिला विचारना। शोर मत मचाइए, चुप हो जाइए। आप बताइए इनके सिर पे चोट कैसे लगी? सर आजी के कमरे में मैं नाश्ता लेकर गई थी। मेरे लिए चटनी लेके आ। आजी चटनी तो खत्म हो गई। खत्म हो गई है? उस दिन तो बची थी ना, तो आज नहीं बचेगी। खत्म हो गई मतलब? साहब ये झूठ बोल रही है, इसने मेरा सर फोड़ा है। सासूबाई बात झालं होता, बात झालं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इनकी बातों में मत आइए। ये पहले से ही ऐसी है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, तो इन्होंने मेरा जीना भी हराम कर दिया था, जैसे आज मेरी बहू का कर रही है। कालिंदी अगं कशाला खोटा बोलते हैं? परमेश्वराची तरी साक्ष ठेव ना। सब मैं बताती हूँ। इन सबकी नजर ना मेरे पैसों पे है, इसके लिए ये सब मुझे मार देना चाहते हैं। मतलब मैंने पैसे देने के लिए मना किया ना, इनकार किया, इसके लिए ये सब लोग मेरे को मारना चाहते हैं। सर ये सच है कि ये घर आई के नाम पर है, पैसा भी है उनके पास, पर सर हमें उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरा छोटा बिजनेस है मगर बहुत अच्छा चलता है। बड़ा बेटा है जो अच्छा खासा कमाता है, पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। सासूबाई को तो आदत ही है बातें बनाने की। 25 साल हो गए मेरी शादी को, इतने सालों में 1 रुपया कभी दिया नहीं उन्होंने मुझे। और रही बात नंदा की, वो तो मेरी बहू है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो मुझे परेशान करती ना। उनका कहना है जब घर पर कोई नहीं होता तब आप उन्हें परेशान करती है, और इसलिए आज तक किसी ने कुछ नहीं देखा। मैडम कोई क्या देखेगा जब ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम आज ही बेमतलब नंदा से दुश्मनी निकाल रही है।
उनके हिसाब से तो घर का हर इंसान उनके पैसों के पीछे पड़ा है। सर, हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से दोबारा से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि वो शरीफ लोग हैं और नंदा बहुत ही अच्छी बहू है, जबकि मनोरमा जी एक अड़ियल और जिद्दी औरत है। सो मुझे लगता है ये सब शायद मनोरमा जी के दिमाग की उपज है। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मनोरमा जी अगर जिद्दी और अड़ियल औरत है भी, तो भी ये बात हजम नहीं होती कि इस उम्र में कोई औरत इस हद तक अपने आप को चोट और दर्द पहुंचा सकती है सिर्फ दूसरे को गलत साबित करने के लिए। नहीं माने, ये केस उतना सरल नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। 24, 25, 1027। गणपति बप्पा, इस बार मेरी बीची लगवा दो। मोदक चढ़ाने आऊंगी और कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकालो अभी। हेलो, हाँ मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में आई हूँ। अजी, हाँ? आपका ही अभिषेक करवाना है ना आज? तू क्या पूछ रहा है? इसीलिए क्योंकि पंडित जी ने आपको ऑफिस बुलाया है। वो अभिषेक के लिए गोत्र लिखवाना पड़ेगा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। चोर चोर चोर, अरे छोड़ो ना, चोर चोर। हाँ, मनीष जी, मेरे लिए पानी लेके आया। लाता हूँ, बैठिए। हाय आएगा। ये लीजिए। कैसी रही आपकी पूजा? अरे मैंने उसी वक्त तेरे को पहचाना था। तूने अपना मुंह तो ढका था, लेकिन हाथ की ये चेन है ना, और पैरों के जूते ढकना भूल गया था, समझे? जा पर्स और पैसे लेके आ। आप ना आज ही अपना दिमाग का इलाज करवाओ प्लीज। कभी वहीनी की कंप्लेंट कर देती हो और अब मुझे चोर कह रही हो। क्या दिक्कत क्या है? आज देख, तू मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस कर दे, वरना मैं इलाज करना जानती हूँ। आजी लेकिन जा, मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस चाहिए, वो भी मेरे कमरे में लेके आ। कुठे गेलेत सगळे काय? नंदा, नंदा कहाँ गई? चलो पिक्चर रो। मजा मजा।
आई के पास जाने तो कम से कम क्या रोकने क्या हो जाएगा। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर, घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से इनका कत्ल किया गया है। इनकी बहू कालिंदी ने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। और सर, कत्ल के वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं था। मतलब कातिल या तो कोई बाहर वाला था जिसे ये जानती थी, या कोई घर वाला है जो अपनी चाबी से घर में घुसा, या फिर कोई घर में पहले से ही मौजूद था। तीनों पॉसिबिलिटीज है सर, क्योंकि घर में ना ही कोई फोर्स एंट्री के निशान मिले हैं और ना ही डेड बॉडी पे कोई बचाव के निशान मिले हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। राइट सर। सबसे पहले डेड बॉडी को आपने देखा था? जी सर, मैंने अपने चाबी से दरवाजा खोला, अंदर आई और देखा तो फ्लोर पर। मतलब आप कहीं बाहर थी, घर पर नहीं थी? जी सर, सोसाइटी की लेडीज के साथ मैं एक बीशी का ग्रुप चलाती हूँ। आज उसका ड्रॉ था, इसलिए वहां गई थी। और सासूबाई भी अभिषेक करवाने मंदिर जाने वाली थी। आज सुबह ही मैं प्रणव के साथ चली गई थी। मैंने आजी से पूछा भी था कि वो हमारे साथ मंदिर चलेंगी, हम उन्हें छोड़ देंगे, पर उल्टा वो मुझ पे ही चिल्ला दी। बस उसके बाद मैं और प्रणव मार्केट चले गए। फिर मैंने प्रणव को ऑफिस छोड़ा और मैं स्टार मॉल चली गई। आई का फोन आया, तब पता चला कि आजी के साथ ये सब हुआ। प्रणव को किसने इन्फॉर्म किया था? सर, नंदा ने जब मुझे फोन किया तब मैं ऑफिस में था। उसके जस्ट आधे घंटे पहले ही उसने मुझे ऑफिस में ड्रॉप किया था। फिर अचानक उसका फोन आया और उसने कहा कि हाजी का किसी ने खून कर दिया है। सर, मैं सीधा ऑफिस से निकल के घर आ गया सर। मैडम, जब कालिंदी का फोन आया और उसने ये खबर सुनाई तब मैं ऑफिस में था। मैं कॉलेज में थी। मैं अपनी क्लास में था। मनोरमा की मौत हो चुकी थी। मनोरमा को अपना पूरा परिवार ही दुश्मन नजर आता था। उनका कहना था कि नंदा से उन्हें जान का खतरा था और बाकी परिवार उनका पैसा हड़पना चाहता था, और इसी वजह से मनोरमा का पूरा परिवार संदिग्ध था। लेकिन कातिल एक रहस्य था। पैसों की जरूरत मनीष, सुरेश, कालिंदी और मुग्धा सभी को थी। क्या वाकई मनीष ने मंदिर में मनोरमा से पैसे छीने थे? क्या सुरेश का समस्या से निदान मनोरमा का कत्ल था? क्या मुग्धा जो रोज घर में छोटी छोटी चोरियां कर रही थी, उसने मनोरमा के कत्ल से अपनी किसी जरूरत को पूरा कर लिया था? इन सारी संभावनाओं से सच बाहर आए, इसी कोशिश में पुलिस दिन रात एक कर रही थी। सर, हमने प्रधान हाउस की तलाशी ली तो पता चला कि मनोरमा जी के संदूक में 10 लाख रुपए वैसे के वैसे ही है। लेकिन सर, जैसे कि हमें पिछली इंक्वायरी में पता चला था कि प्रॉपर्टी मनोरमा जी के नाम थी, वहाँ प्रॉपर्टी के तो कोई कागजात नहीं थे। उनके वकील ने भी ये बात कंफर्म की और ये भी बताया कि फाइल में इंश्योरेंस के भी पेपर्स होने चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। माने कहीं ऐसा तो नहीं ये काम किसी घर वाले का हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के कागज और इंश्योरेंस के पेपर से बाहर वाले को कोई फायदा नहीं हो सकता। और अगर ये काम किसी चोर का होता तो पेपर्स की बजाय कैश चुराता। राइट सर। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत 10 से 12 बजे के बीच में हुई है और उनके बॉडी पे और भी कई सारे चोट के निशान मिले हैं, जिनमें से कई निशान काफी पुराने हैं तो कई निशान अभी कुछ दिनों पहले तक के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जो हमला हुआ है वो बाएं हाथ से किया गया है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चेक की? यस सर। लेकिन सर, इस बार चाकू पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। माने ये खूनी अपने आप को काफी शातिर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से किया गया वार भी फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाता है। एक काम करते हैं, प्रधान फैमिली में जाकर पता करते हैं कि उनके परिवार में आखिर ये लेफ्ट हैंडेड है कौन। सर, अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर। सर। हाँ माने, हमने पूरे प्रधान फैमिली को चेक किया। पूरी फैमिली में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता हो। माने हो सकता है कातिल के दिमाग में लेफ्ट हैंड से मर्डर करने का आइडिया हमें गुमराह करने के लिए आया हो। उस कातिल तक पहुंचने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। यस सर। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला है कि परसों आपने अपनी आई का गला दबाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर, वो साहू जी से मैंने कुछ पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, जो मैं
लौटा नहीं पा रहा था, उसने अपने आदमी भेजकर पिटवाया सर मुझे। अरे क्या क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे बोलो तो सही, कौन हो, क्या बात क्या है? सर उसी हालत में जब मैं घर आया तो मैंने गुस्से में बस तेरा कोई नहीं, हम सब मुग्धा अगं पाणी घेऊन पटकन बाबा. अरे हे बघ ना अरे प्रणव काय झालं सांगा ना लवकर काय झालं? हे पाणी क्या हुआ बताओ ना हम लोग बाहर खड़े थे, एक गाड़ी आई और सुरेश भाऊ को फेंक के चली गई। काय झालं अरे अरे बड़ा काय झालं हाँ? ये चोट कैसे लग अब तो आई बनने का नाटक तो तू रहने ही दे, सब तेरी वजह से हुआ ये। लोग तेरे बेटे का क्या हाल कर रहे हैं, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास लाखों रुपया है, उसमें से 1 रुपया भी मुझे देना नहीं है तेरे को। अरे पैसे के आगे अगर लोग मुझे जान से भी मार देंगे तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी जैसी आई होने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ ही हो जाता। ए चुप कर, तू खुद निकम्मा है तो मैं क्या करूं? बहुत बोल रही है तू। मैंने क्या किया? इसका मतलब आपकी आई मनोरमा प्रधान सच कह रही थी। आप सबकी नजर उनके पैसे पे थी, आप लोग उनकी जान लेना चाहते थे, आप लोगों से सब्र नहीं हुआ और आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया। नहीं सर मैं मानता हूं कि मैं बिजनेस नहीं कर पाता, मगर रिश्ते निभाना आता है मुझे। मैं अपनी मां को नहीं मार सकता सर, और जब ये हादसा हुआ तो मैं घर पे था भी नहीं। सर हमने पूरे घर की तलाशी ली पर रजिस्ट्रेशन के पेपर और पॉलिसी के पेपर नहीं मिले। माने प्रधान फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन निकलवाओ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि प्रधान फैमिली अभी भी हमसे कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। और हाँ, इंश्योरेंस ऑफिस और रजिस्ट्रार के ऑफिस भी जाकर पता करो क्या किसी ने मनोरमा जी का मकान खरीदने, बेचने या नाम बदलवाने की कोशिश की है। एक बात और, प्रधान फैमिली के मुताबिक उस दिन मनोरमा जी ग्राम देवता के मंदिर अभिषेक के लिए जाने वाली थी। उस मंदिर में जाकर पूछताछ करो, हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिले। हाँ मैडम, उन्होंने अभिषेक के लिए वक्त लिया था और वो मंदिर आई भी थी, लेकिन अभिषेक नहीं हुआ। क्यों? उस दिन मंदिर में किसी ने उनका पर्स छीन लिया, इसलिए वो वापस चली गई। अच्छा ये बताइए, अभिषेक कितने पैसों का था? महाअभिषेक था ना, 30,000 का था। लेकिन एक बात बताओ मैडम, इतने पैसे चोरी होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। अच्छा सुनो, प्लीज शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करना। 2 दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी कैसे निकलूं? फिर भी कोशिश करता हूँ। अच्छा अगर शाम को जल्दी घर ना आ पाओ तो प्लीज गाड़ी भेज देना, मुझे पंडित जी के पास जाना है। आज जी की 13वीं के बारे में बात करनी है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो औरत पैसे के लिए इतनी बदनाम थी कि अपने इकलौते बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर भी उसने 1 रुपया तक नहीं दिया, 30,000 के चोरी के बारे में घर पे जिक्र तक नहीं करती। नहीं उन्होंने हमारे पास कोई कंप्लेंट की। हो सकता है उसके इस चुप रहने के पीछे कोई राज छिपा हो, शायद उसने चोर की शक्ल देखी हो, उसे वो बचाना चाहती हो। आपका मतलब है वो चोर को पहले से जानती थी, मगर फिर भी सर वो ऐसा क्यों करेंगी? यही तो पता लगाना है कि उसने ऐसा किया क्यों। आप में से किसी को पता था कि मनोरमा जी के पर्स में कितने पैसे थे? जी पता था, 30,000 रुपए। वो हर 6 महीने में मंदिर में अपने लंबी आयु के लिए महाअभिषेक करवाती थी। मतलब घर में सब जानते थे कि वो 30,000 रुपए लेकर उस दिन मंदिर जाने वाली थी। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं कि हम में से किसी ने? देखिए सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, पैसों की किल्लत है, पर मैंने अपने करियर में ऐसी शराफत बहुत देखी है। आप शरीफ लोगों के बीच एक घरेलू हिंसा का मामला इस हद तक बढ़ गया कि एक बुजुर्ग महिला का खून हो गया और आप में से किसी को कुछ पता ही नहीं। खैर जो भी हो, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए आप में से कोई भी इस शहर को छोड़कर जाएगा नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। सर, प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स सर, सबके मोबाइल के लास्ट लोकेशन उनके बयान से मिलते हैं। और सर इसके अलावा हमें एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। नंदा ने शादी से एन वक्त पहले मना जरूर किया था, पर
उसके घर वालों के मनाने से वो मान गई थी। शादी से मना क्यों किया था? सर एक्चुअली शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मना करने की कोई खास वजह? कोई खास कारण तो नहीं था, बस मेरा मन नहीं था, पर जब सबने समझाया तो मैं मान गई थी। और इसके अलावा मैं घर भी क्या सकती थी। फाइनली लड़कियों को ही समझौता करना पड़ता है और समझौते के बदले मुझे ये घर मिला जिसकी 4 दीवारी अब मेरी पूरी दुनिया है। माने प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, सिर्फ सुरेश, मनीष और मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में रेगुलर नंबर्स के अलावा कुछ नंबर पाए गए हैं। उनके डिटेल्स मंगवाए हैं, जल्दी मिल जाएंगे। और ये नंदा के कॉल रिकॉर्ड से इसे भी कुछ नहीं पता चला? कुछ नहीं सर, रेगुलर नंबर्स के अलावा सिर्फ कामवाली बाई और ड्राइवर के नंबर पे कॉल किया गया है। ये नंदा का शादी के लिए अचानक से मान जाना और फिर शादी के लिए अचानक से मना कर देना, बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम अभी तक जानते ही ना हो? एक काम करो, ये नंदा की हिस्ट्री निकालो, पता करो शादी से पहले इसका किसी के साथ कोई अफेयर था क्या? यस सर। सर सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला था वो किसी शाहू जी नाम के आदमी का था, जिनके पास से उन्होंने 20 लाख का कर्जा लिया था और इसी 20 लाख को चुकाने के लिए वो इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। लेकिन ऑफिसर का कहना था कि पॉलिसी मनोरमा प्रधान के नाम पर होने के नाते सुरेश उसे सिर्फ 2 ही सूरत पे क्लेम कर सकता था, एक मनोरमा प्रधान की एक्सीडेंटल डेथ पर और दूसरा पॉलिसी कंप्लीशन पर। पॉलिसी कंप्लीट होने में वक्त था, माँ के मरने के आसार नहीं थे और तुम्हें अपना कर्जा चुकाना था, इसीलिए तुमने अपनी माँ का कत्ल किया और रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी के पेपर्स चुरा लिए। कहाँ हैं वो पेपर्स? सर मैं मानता हूँ कि मुझ पर 20 लाख रुपए का कर्ज है और इसीलिए मैं आई की पॉलिसी क्लेम कर रहा था, पर मैं अपनी आई को नहीं मार सकता सर। अब ये लायक बेटा बनने का नाटक बंद करो, चुपचाप सच बोल दो, इससे पहले कि हम अपने तरीके से बुलवाएं। सर मुझे पैसों की जरूरत थी कर्ज उतारने के लिए और मैंने उसका इंतजाम जमीन बेचकर कर लिया था सर। वो मेरी आई थी, मानता हूं कि थोड़ी अनबन होती थी, पर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं सर? सर मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो किसी कमर्शियल फोटोग्राफर का है। यस सर, मुग्धा मॉडल बनना चाहती है जिसके लिए उसे पोर्टफोलियो बनवाना था और उसी के लिए उसे 70,000 रुपयों की जरूरत थी। और मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स में से जो नंबर मिला है वो किसी चोरी के मोबाइल बेचने वाले का नंबर है। मनीष को उसे 40,000 रुपए देने थे। मतलब ये है कि मनीष और मुग्धा दोनों को ही पैसों की जरूरत थी। राइट सर। लेकिन उनके फोन की लास्ट लोकेशन के मुताबिक दोनों ही मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, शादी के बाद नंदा ने खुद को जलाने की भी कोशिश की थी। कई महीनों तक उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चला था। एक काम करो, उस साइकियाट्रिस्ट का नाम और पता निकालो जिसके पास नंदा का ट्रीटमेंट चल रहा था। यस सर। हाँ सर, मैं ही नंदा की काउंसलिंग कर रही थी पर इलाज पूरा नहीं हुआ था। नंदा को आखिर प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली सर उसका मानना था कि बचपन से उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और वो हमेशा उस अन्याय का बदला लेने के बारे में सोचती रहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो अपनी शादी का कार्ड मुझे देने आई थी तो कह रही थी कि देखो फिर मेरे साथ अन्याय होने जा रहा है, लेकिन इस बार मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब मनोरमा ने नंदा के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। साहब वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। साहब इसको पकड़ लो, इसने मेरा सर फोड़ा है, ये मेरी जान लेना चाहती है, इसको छोड़ना नहीं। मनोरमा ही प्रधान फैमिली में सबसे कमजोर और बदनाम मेंबर थी, इसीलिए नंदा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सर मुझे लगता है हमें नंदा से अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मनोरमा जी के बॉडी पे भी जो निशान थे वो नंदा ने ही करे होंगे। हेलो, क्या? हम अभी पहुंच रहे हैं। सर बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है। हो सकता है नेचुरल डेथ हो, हार्ट अटैक आया हो। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। घर वालों से कहो जरा कमरा और अलमारी अच्छी तरह से चेक करें, कोई कीमती सामान गायब हुआ है क्या? यस सर।
सर, आई के संदूक से 10 लाख रुपए मिले थे। वो हमने अपनी कबर्ड में रखे थे, पर अभी वो गायब है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? ऑफिस में था सर, एक अर्जेंट मीटिंग थी। और आप सब लोग कहाँ थे? मैं अपनी डांस क्लास पे। सर मैं अपनी क्लास में था। सर आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए सुबह ऑफिस जल्दी निकल गया था। तुम्हारी वाइफ नंदा वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। सर नंदा मैके गई हुई है। मैंने फ़ोन किया लेकिन लग नहीं रहा है। मैसेज ड्रॉप किया है, पढ़ते ही आ जाएगी। मनोरमा के कत्ल की पहेली सुलझी नहीं थी कि कालिंदी का भी कत्ल हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि कालिंदी की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। एक बार फिर पूरा प्रधान परिवार शक के दायरे में था। नंदा का नाम संदिग्धों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। पुलिस तहकीकात के दौरान जब नंदा के मायके पहुंची तो पता चला कि नंदा वहां से भी नदारद है, और नंदा के अलावा प्रधान परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति गायब था। सर, प्रधान फैमिली के भागे हुए दोनों मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस आ गई है। सर, लोकेशंस के मुताबिक जब मनोरमा जी का कत्ल हुआ तब नंदा का मोबाइल लोकेशन स्टार मॉल ही है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन 11:30 बजे प्रधान फैमिली का घर दिखाई दे रहा है। अभी दोनों के मोबाइल की लोकेशन क्या है? नंदा का मोबाइल तो ऑफ है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन नासिक की तरफ बढ़ रहा है। सर, नंदा और वो ड्राइवर आकाश सोनावड़े को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से गहने और 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब सच सच बता। बताता हूँ साहब, मेरा और नंदा का चक्कर चल रहा था साहब। प्रणव भाऊ को ऑफिस में छोड़ने के बाद मैं और नंदा मॉल गए थे साहब। वहाँ वो बोली कि घर में कोई नहीं है, तो मौके का फायदा उठाते, इसलिए हम सीधा घर गए साहब। चलो नहीं ना कोई घर में। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? आकाश, कहाँ ना कोई नहीं है। मुक्ता क्लासेस गई है और पापा ऑफिस, और वो खूबसूरत बुढ़िया अंदर गई है, तो हम दोनों अकेले हैं। घर के रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी के पेपर क्यों गायब किए तुम दोनों ने? नंदा ने बोला ऐसा करने को, ताकि पुलिस का शक ससुर पे जाएगा और हम बच जाएंगे साथ। तुम दोनों अगर साथ में घर आए थे तो तुम्हारा मोबाइल लोकेशन मॉल कैसे दिखा रहा था? वो मैंने मोबाइल रिपेयर करवाने दिया था, इसीलिए फोन का लोकेशन मॉल में दिखा रहा था। हम तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से भी मिले थे। हमें पता चला कि तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, और इसी मजे के लिए तुमने मनोरमा जी को एक बार नहीं बल्कि कई बार चोट पहुंचाई थी। हाँ, मैंने मारा। बदला तो मुझे पूरे परिवार से लेना था। बुढ़िया तो शुरुआत थी बदले की। अपने इसी मजे के लिए तुमने कालिंदी की भी जान ले ली। साहब, हम दोनों में से किसी ने मेम साहब का खुद नहीं किया साहब। तुम दोनों ने अगर कालिंदी जी को नहीं मारा तो फिर कालिंदी को मारा किसने? सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पहचानती हो क्या ये? किस चीज की रसीद है ये? पोर्टफोलियो बनवाने के लिए रोज अपने घर से चोरी करके 500-1000 रुपए जमा करती थी तुम। इसका मतलब हमारी जेब से जो 500 और 1000 रुपए जा रहे थे वो तुमने चुराए? सिर्फ वही नहीं, कल तो इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो फीस जमा कराने के लिए 30,000 रुपए जमा कराए। कहां से आए वो पैसे? मुक्ता, क्या बोल रहे हैं? अच्छे से प्यार से पूछ रहे, बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। बोलो, कहां से आए इतने पैसे? वो पैसे मुझे किसी ने दिए थे। किसने दिए थे? सर, वो मैंने ना सर मुक्ता को चोरी करते हुए पकड़ लिया था सर। ये क्या कर रही है तू? बाबा के पैसे चोरी कर रही है? भाई, किसी को बताना मत। मुझे पोर्टफोलियो के लिए पैसे चाहिए थे। तुझे पैसे चाहिए? इसे रख दो और मेरे साथ चल, मैं देता हूँ। आ जा।
सर आज ही के खून के बाद मैं काफ़ी डर गया था सर। आज ही से 30,000 रुपये मैंने ही छीने थे। चल चल। मुझे इस बात का डर था कहीं इस चोरी के चक्कर में मैं ना पकड़ा जाऊं। छुटकारा पाने के लिए सर मैंने मुक्ता को दे दिए थे, लेकिन आई ने ये ले और भर दे अपनी फीस। पूरे 30,000 है पंजा मॉडल। 30,000? थैंक यू भाई, तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। मानती है ना? थैंक यू सो मच। ये वही 30,000 रुपए ना सासूबाई के जो मंदिर में तुमने छीने थे? नहीं आई। सच बोलना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सासूबाई ने किसी के सामने मुंह क्यों नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मैं सबको बोलने वाली हूँ कि मेरा बेटा तो नालायक था ही, अब तो चोर भी बन गया। अरे नहीं आई, प्लीज किसी को चुप। नहीं आई, मेरी बात तो सुन। आई ये मेरी बात सुन ले। आई आई ऐसा मत कर, मेरी बात सुन ले। आई मेरा फोन। ए चुप बस, कब बस एकदम। आई मेरा फोन किधर गया? आई मेरी बात सुन ले। आई मेरा फोन। आई सर मैं आई को मारना नहीं चाहता था, गलती से कुछ समझ नहीं आया सर, काफी डर गया था सर मैं। अगर अपने डर की बजाय अपनी आई को समझाने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारी आई जिंदा होती। इंसान अपनी वाजिब और गैर वाजिब हसरतों को पूरा करने में इतना दूर निकल जाता है कि उसके अपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। ड्राइवर आकाश सोनावने को मनोरमा के कत्ल और चोरी में साथ देने के लिए, नंदा को चोरी और मनोरमा को यातनाएं देने के लिए और मनीष को चोरी और कालिंदी के कत्ल के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। जिंदगी में किसी चीज को पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, गलत है उसे पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।